सिलेबस के अनुसार अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जो है मूलभूत वैद्युत। ठीक है, इसके साथ ही जो यहाँ पे सिर्फ अपन इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल की क्लास चलेगी, लगातार क्लास चलती रहेगी, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और फिर इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी का भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जो कि हर ट्रेड के लिए जरूरी है ना, उसके भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आया है वैद्युत नाम, मूलभूत यानी मेन, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो देखिए विद्युत जो है होती क्या है, पहले ये समझते हैं। अगर हम परिभाषा में जाएं तो विद्युत की परिभाषा है विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। यह है इसकी परिभाषा, यानी विद्युत आवेश। अभी हम आवेश भी नहीं जानते हैं, हम तो ऐसे समझेंगे कि हम अभी आवेश भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले आवेश को जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि सिर्फ अगर विद्युत की बात करें, विद्युत की परिभाषा की बात करें, तो आवेश शब्द आता है जो कि हमारे अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक परिघटना है, एक भौतिक है और एक समुच्चय है। ये चार चीजें हैं जो कि शायद आपको समझ में ना आए, तो इनके बारे में पहली चीज तो मैंने बात कर ली आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश अभी तक समझ में नहीं आया, नहीं पढ़ा हमने, लेकिन इसकी परिभाषा में है। ठीक है, आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक मतलब जो प्रेजेंट में दिख रहा है। ठीक है ना, इन फिजिकली हम जिसको देख रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ क्योंकि ये विद्युत दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता तो है नहीं, पर फिर भी इसको भौतिक कहा जा रहा है, क्योंकि भौतिक सामने में प्रेजेंट तो है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, कोई जैविक क्रिया नहीं है, इसीलिए भौतिक। ठीक है, और परिघटनाओं यानी घटना के ऊपर। ठीक है, परिघटना, अब घटना क्या है, ठीक है, ये भी बताया जाएगा आपको इसमें अच्छे से समझ के, ताकि परिभाषा समझ में आ सके। और फिर इससे जुड़ी घटनाओं या परिघटनाओं का समुच्चय का मतलब होता है कोई एक चीज है, मान लीजिए ये एक चीज है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है ना। अब यहाँ पे आवेश की मौजूदगी और बहाव से जुड़ी परिघटनाओं, ये तीन चीज हो गई, एक चीज ये, एक चीज ये और एक चीज ये। घटना, आवेश और बहाव, तीन चीज, इन तीनों का ही मिला जुला अगर इकट्ठा रख देंगे, इनको इकट्ठा रख देंगे तो इनका समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय कहलाएगा। और इनका मिला जुला रूप भी क्या कहलाता है, क्या कहलाया, समुच्चय। और विद्युत की बात करें तो विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। ठीक है, सरल से सरल कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अभी हमको जैसी चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज को हम समझेंगे। जरूरत पड़ी आवेश की, ठीक है, परिघटना या घटना और समुच्चय की। समुच्चय आप समझ चुके हैं, अब हम लोग आवेश समझेंगे। क्या समझेंगे, आवेश क्या होता है, आवेश, फिर जाके समझ में आएगा ये पूरी ही परिभाषा अच्छे से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अभी आवेश समझ में नहीं आया था, आवेश की परिभाषा। आवेश क्या है, वैद्युत आवेश, ठीक है, पदार्थ का वह भौतिक विद्युत चुंबकीय, ठीक है, पदार्थ का वह भौतिक गुण है, यहाँ पे है गुण है ना, क्या है, गुण है, जो है ना, जो पदार्थ को, ठीक है ना, जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेना, है ना, जो पदार्थ को, यहाँ पे छूट गया थोड़ा, गुण है जो विद्युत चुंबकीय, जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, अनुभव करने लगता है, ये करता है, करने लगता है, या फिर कह सकते हैं करने का कारण होता है। इतना समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें चलो देखते हैं दो तरीके से। कोई ये पदार्थ है, ठीक है, फर्स्ट, कोई ये वाला है, दूसरा,
ऐसे कर लो, ये अलग कलर में, ठीक है। तो ये बताओ, ये दोनों चीज अलग अलग थी, इसमें अब आगे लिखा है यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। यहां आसपास फिर हम लोग वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आगे तो यहाँ पर कोई क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब एरिया, जो भी आसपास का एरिया होगा, ठीक है, वो उसमें इस पदार्थ को रख दिए, इस पदार्थ को लाके रख दिए। अगर इसमें आवेश है तो कौन सा हो सकता है, धनात्मक यानी प्लस, और या फिर ये वाला है तो माइनस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों ही कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखने से इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। ये प्लस वाला है तो इसके आसपास बनेगा, माइनस वाला इसके आसपास जो भी बनेगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र अपना अपना इनका है। अब इनको जब वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो क्या इनके ऊपर क्या ये फोर्स का अनुभव कर रहे हैं। यदि देखो आगे लिख भी सकते हैं कि समान, यदि इस क्षेत्र में ये दोनों असमान है ना, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये क्या, कौन सा फोर्स का अनुभव करेंगे, कौन सा बल का अनुभव करेंगे, आकर्षण बल, एक दूसरे से चिपकेंगे, है ना। आकर्षण मतलब चिपकना, एक दूसरे से चिपकेंगे। और यदि अब यहाँ पे चेंज कर दिए, ये प्लस प्लस हो गए तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर हटेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे दोनों में, क्योंकि सेम चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, सेम चार्ज है, इस वजह से ऐसा हो रहा, चार्ज इंग्लिश सब, ठीक है। और सेम ऐसा ही होगा माइनस माइनस वालों के साथ, अगर दोनों में ही माइनस माइनस है, दोनों भलाई से भिन्न भिन्न पदार्थ थे, अलग अलग थे, परंतु क्या है उनमें एक जैसा चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि एक जैसा नहीं है, एक में प्लस एक में माइनस, अलग अलग है, तो आकर्षित करेंगे, आकर्षण, ठीक है। इस तरीके से आवेश को हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम परिभाषा और देखेंगे कि किस तरीके से हम और आवेश को हम और अच्छे से समझते हैं। आवेश है क्या, यदि किसी विधि, कोई भी विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन, इस चीज को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए, इससे किसी भी पदार्थ से, ठीक है, बाहर निकाला जाए, ठीक है, वो निकाला जाए, एवं अब यह इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बस नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ, किसी अन्य पदार्थ, किसी भी अन्य पदार्थ की बॉडी में जाकर के इकट्ठा होने लगे, एकत्रित होने लगे, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, माइनस वाला, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, माइनस टाइप, माइनस टाइप चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन में। ये आप छोटी कक्षा में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए हैं। तो उस बॉडी में कैसा चार्ज इकट्ठा हुआ, कैसा चार्ज इकट्ठा हुआ, माइनस। लेकिन जिस बॉडी से या जिस पदार्थ से हमने निकाला, मान लीजिए कि अभी यहीं पर बता देता हूं, पहली बॉडी ये है, कोई भी बॉडी का मतलब कोई भी पदार्थ है ना, ये रहा पहला कोई पदार्थ, पदार्थ में जैसे आगे बोलेंगे बॉडी क्या है और कैसे क्या पदार्थ बोल रहे हैं उसको समझेंगे, ठीक है। एक सरल उदाहरण से, ये दूसरा है, ओके। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, इससे इस वाली बॉडी से अगर हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी विधि से हम इससे निकाल करके इसमें डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये माइनस टाइप में जा रहा है, माइनस टाइप चार्ज हो जा रहा है। कौन सा आवेश आ रहा है इसमें, माइनस टाइप का आ रहा है, ये चार्ज हो रहा है। और जब इसमें सारे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, तो कौन बचे, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन बचे। तो प्रोटॉन की वजह से ये हो गया धनात्मक चार्ज। कौन सा हो गया, धनात्मक चार्ज। तो एक बॉडी प्लस है, एक बॉडी माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण, आकर्षण होगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से हम आसानी से, आसान शब्दों में आवेश को समझ सकते हैं, आवेश है क्या। अब फिर बात यहां पर आ गई किस चीज की, आवेश को तो हम समझेंगे ही, है ना, लेकिन यहां पे हमको नई चीज देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हमने की। तो अब हम देखेंगे
कि कैसे ये बाहर निकले और क्या है ये, क्या है, कैसे बाहर निकले और इनसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के, अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये यहाँ वहाँ गया, हमने देखा, पर ये आया कहाँ से? पहले तो इसको देख लेते हैं कि आया कहाँ से है ये। तो देखो, इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के अंदर। मैं बिल्कुल भी सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा हूँ, नहीं लेंदी सोचो के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ। हमने वैद्युत से शुरू किया था, उसी के परिभाषा से सब निकालते जा रहे हैं। आपके सिलेबस में यही है, आप किताब देखोगे आपका सिलेबस में सब यही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, आप परमाणु है, लेकिन यहाँ पे आप रिलेट कीजिए, देखिए कैसे निकाल के सब आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको आपके सिलेबस में दिया गया है और पढ़ाया जा रहा है, ये सबका एक दूसरे से संबंध है। अब देखिए, परमाणु, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? परमाणु में मिलेगा। परमाणु, अब ये परमाणु कहाँ मिलेगा? आपने छोटी कक्षाओं में बहुत पढ़ा है परमाणु, और एक चीज और पढ़ी होगी, अणु। परमाणु का मतलब एटम, अणु का मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे उसको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। अब परमाणु जो है वो कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के अंदर होता है, और परमाणु और अणु इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दोनों क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं सरल कर रहा हूँ चीजों को। परमाणु, अगर परिभाषा बताऊं तो आज तक जो परिभाषा आप हिंदी में देखते आ रहे हो वो थोड़ी गलत हो सकता है, आपने वही रटी हो, पढ़ी हो कि परमाणु प्रकृति में पाए जाने वाला वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऐसा नहीं, अगर आप सर्च करो, इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार, और ये जो सही सिलेबस है ना, सही जानकारी है, उसमें देखोगे आप तो परमाणु क्या है? परमाणु की परिभाषा कुछ इस तरीके से निकल के आएगी कि परमाणु प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म कण है जिसके और पार्ट्स नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? मैं आपको बताता हूं। ये पाया कहां जाएगा? तो चलो अब थोड़ा सा देख लो, कोई भी पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पदार्थ की क्या परिभाषा है? जो स्थान घेरता है, जहां पे भी उसको रख दोगे, कोई भी चीज रख दोगे, आसपास का स्थान घेर लेगा, जितने बड़ा है उतना स्थान घेर लेगा, जिसका खुद का एक मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ ऐसे में ही हम एक पदार्थ ले लेते हैं यहां पर, कॉपर यानी कि तांबा। क्या ले लिए? तांबा। ठीक है, Cu, तांबा हमने ले लिया, ये होता है तांबा या कॉपर। चलो ठीक है, यदि हमने तांबा का लिया है, अब इस तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा हमने ये ले लिया, कंसीडर कर लिया कि हमने ये ले लिया। अब इसे ना हम कट करते हैं, क्या करते हैं? कट करते हैं। किससे? हेक्सा ब्लेड से, है ना। तो क्या होगा, इसके कुछ बर झड़ जाएंगे, यहाँ पे छोटे 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 झड़ जाएंगे। ये कितने छोटे होंगे? एक धूल के कण के बराबर, हो सकता है उससे भी छोटे हो, है ना, चमकते रहेंगे, ये झड़ जाएंगे। अगर अब इसी चीज को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बड़ा बना रहा हूं, जिससे आपको ये यही चीज है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बड़ा बना रहा हूं, बोल मत देना इतना बड़ा है। ये मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा है, बना दो, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखें, किसी भी तरीके से हमने देखा, ये हमको इतना बड़ा दिखाई दिया, ठीक है। अब ये इतना बड़ा दिखाई दिया, अब यदि इस चीज के ना मैं मिलियंस ऑफ टाइम्स इसको बांट दूं, यानी इसके टुकड़े कर दूं, अभी कितने भाग में टूटा, अगर 2 भाग में किया, अभी 4 भाग में किया, ऐसे ही भाग काटते जाऊं और लगभग 10 मिलियन, 1 मिलियन में कितना? 10 लाख, मतलब करोड़ जितना कर दूं, 1 करोड़ भाग मैं इसके कर दूं, तो 1 करोड़ भाग करने में मान लीजिए कि ये जो है बहुत ही छोटा होगा, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा, इसलिए मैं बड़ा बना देता हूं। मान लीजिए कि इसको तोड़ते तोड़ते इतना बड़ा निकला है, तो ये अब जो निकल के आएगा ना आपके सामने, वो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है? निकल के बाहर आया है, ठीक है। 1 करोड़ भाग करने पे ये मिला है, और छोटा हो ही नहीं रहा, हमने देखा तो छोटा हो ही नहीं रहा,
ठीक है। तो ये मिला आपको क्या, अणु। क्या मिला, अणु। क्या मिल गया, अणु। एक ये एटम है, एटम है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कॉपर के जितने चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, आप देखोगे H2O लिख दोगे, यानी क्या है, पानी है, ठीक है। तो H से दो जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे एक H, यहाँ पे दूसरा H, है ना, यहाँ पे दो H है। इस तरीके से तो ये जो संरचनाएं होती हैं, ये किसकी होती है केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, जितने परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ना परमाणु ऐसे जुड़े रहते हैं, कैसे, जितने भी होंगे, 1 2 3, मैं नहीं जानता कितने, पर ऐसे जुड़े रहते हैं। तो हम देखें कि इतना करोड़ों बार उसको काट दिया, फिर भी क्या मिल रहा है, एक अणु मिल रहा है। अब अणु से कोई भी छोटा किए तो क्या मिल गया, परमाणु। क्या मिल गया, परमाणु। इसीलिए इसे परमाणु कहा जाता है। पर ऊपर जो है, ठीक है, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, ये परमाणु मिला। अब हम यहां तक भी सीमित नहीं रहे, ठीक है। आप अणु परमाणु का एक जीता जागता जैसे उदाहरण देख सकते हो अपनी लाइफ में कि किस तरीके से चिपका होगा, किस तरीके से होगा। तो आप देखो यहाँ ये हेक्सागोनल एक आकृति है, इसी की तरीके से ये कुछ कहीं पे देखियो क्या, ये जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, नहीं लगे, पर मैं लिख दूंगा इसका नाम तो जान जाए। ठीक है, ऐसी हेक्सागोनल आकृतियां रहती हैं, है ना, सब में, ठीक है। वैसे सिल करके फिर बनता है। तो आप ये मान लो कि जो एक आकृति है ना, ये क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। और ये पूरा फुटबॉल क्या है, अणु। क्या है, अणु। इस तरीके से ये चिपके होते हैं, ऐसा समझ लीजिए, समझने की बातें अगर करें तो, ठीक है। फिर इन दोनों की बात तो हो गई, परमाणु अणु की। अब हम इसको भी छोटा करके देख रहे हैं, किसको, परमाणु को। तो परमाणु को जब काटा गया ना, ये देखा गया कि अब इसके अंदर है क्या, क्योंकि अब वो छोटा नहीं हो रहा था, नहीं काट पा रहे थे। तो इसके अंदर हमको 3 चीज देखने को मिली। पहली क्या मिली, इलेक्ट्रॉन, जो कि ये है। दूसरा मिला प्रोटॉन, दूसरा मिल रहा है प्रोटॉन, और तीसरा मिल रहा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कैसा, माइनस, इसी क्रम से कर देते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज वाला होता है। और आपका ये प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस वाला होता है। और लास्ट में ये होता है न्यूट्रल या उदासीन, जिसको आज तक मतलब इसमें दोनों ही नहीं पाया जाता, या फिर इसमें ऐसा बैलेंस रहता है कि दोनों बराबर रहता है, दोनों एक दूसरे से लड़ गए, बात खत्म, दोनों खत्म हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो आप परमाणु अगर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। एक रफ डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर यदि ये हो जाता है उसका नाभिक, यानी बीच का भाग, जिसमें कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। और फिर इसके बाहरी भाग में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जो बाहर ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा ये बनाएंगे, ज्यादा नहीं समझते, थोड़े में समझते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर ये 2 है और बाहर है मान लीजिए ये 4 है, तो इसमें भी कितने होंगे प्रोटॉन, उतने होंगे, 2 3 4 5 और 6, तभी लोग बैलेंस होगा। मतलब आप देखेंगे कि आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए या कॉपर का टुकड़ा ले लीजिए, अपने आप तो करंट उसमें आता नहीं, है ना। और इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही हम लोग आवेश में गिने ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को क्या कह दीजिए, निकाल दीजिए, तो आवेश इकट्ठा होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, इस बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरीके से घूम रहा है ना, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, अभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसको भरने का एक क्रम होता है, ठीक है, कि ये कैसे कैसे आते हैं
वो क्रम को अपन लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहां पर हम CU का ही उदाहरण ले लिए हैं और किस क्रम में भरते हैं देखिए 2 8 8 18 18 32। ठीक है, इस क्रम में हम भरेंगे। क्या भरेंगे? CU का हम देखेंगे आवर्त सारणी में, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है 10वीं तक आवर्त सारणी, अब वो हमको यहाँ पे काम आएगा। CU यानी कॉपर का परमाणु क्रमांक भरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमें परमाणु क्रमांक से मतलब है परमाणु क्रमांक ऊपर रहता है जिसके आधार पर आवर्त सारणी में सभी तत्वों को स्थान मिला, सेट किया गया, और परमाणु भार नीचे होता है, लगभग उसके 2 गुना होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, परमाणु भार ये है और परमाणु क्रमांक ये है। हमेशा परीक्षाओं में ये दोनों चीजें पूछी जाती है। ठीक है, आपकी परीक्षा में। अब इस कॉपर का तो आप जान ही गए, अब चलिए इसको भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले वाले में 2, पहले कक्षा में हमने क्या गलती करी, यहाँ 1 8 ज्यादा हो गया, 2 8 18 18 32, ये पैटर्न होता है भरने का इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने 2 यूज कर लिए, अब 8 यूज कर लिए। ठीक है, अब इसमें 18 भरने हैं, तो यहाँ तक तो हम 8 भर चुके थे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, तो यहाँ तक में हमने 28 कंप्लीट कर लिए। बच गया है एक, 29 में से एक बच गया, जो ये है, यही कहलाता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है ना, आवेश के लिए भी जब हमने इसको निकाला तो यही वाला निकल करके आगे गया, समझ रहे हैं? यही वाला निकल करके कहां गया? आगे गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की कहानी। तो इसमें एक बचा, कई और परमाणु आप देख लीजिएगा, लोहा है यानी आयरन, ये बहुत सारी चीजें हैं, उनके भी परमाणु क्रमांक भर के देख लीजिएगा, इस पैटर्न में भराएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि कितने बचते हैं। जिस धातु में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा से उसमें करंट जो होगा बहेगा। ठीक है ना, फ्लो होगा। तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि मुक्त है, इन दोनों सबका यहाँ पे जोड़ा बन रहा था, ये बेचारा किया। ठीक है, आवारा, अब ये कहीं भी जा सकता है, अपना जोड़ा इसको कंप्लीट करना है तो ये जा करके कंप्लीट करेगा किसी अगले के पास। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं मिटा रहा हूं। और अब देखो आप आवेश या इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, अब देखो मैं कोशिश करूंगा कि चित्र अच्छे से बना सकूं। जी ठीक है, ये मान लो कंघी। ठीक है, इस कंघी को जब आप बालों में करते हो, रगड़े बालों में, और फिर इसके बाद में जब पेपर के टुकड़े, यहां पर पेपर के कुछ टुकड़े हैं, को टच करते हो तो ये इसमें चिपक जाता है, पेपर का टुकड़ा चिपक जाता है। क्यों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गई? आवेश होता है। देखो इसमें जब कोई भी बल, तो हम कौन सा बल दे रहे हैं? अपने हाथ से बल दे रहे हैं, रगड़ रहे हैं कंघी को, रगड़ रहे हैं कि नहीं रगड़ रहे हैं। अब जब रगड़ा हमने तो इसमें चार्ज आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का चार्ज है, ये तो प्लस हो गया माइनस होगा। तो इसमें से निकल करके जो देखते हो, हम यहाँ पे ये बनाए थे, एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ऐसे इसमें भी होगा, भला ये कॉपर नहीं है तो क्या पदार्थ तो है ना। तो इससे रगड़े बालों को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा धक्का चाहिए था, बल चाहिए था कुछ ना कुछ, वो मिल गया। अब ये निकल के बाहर आ गया, ये अपना जोड़ा बनाने के लिए इसके पास गया, फिर ये इसके पास गया, इस तरीके से आगे चलते रहे। तो बालों से, मान लीजिए ये बाल है, बालों से निकल करके क्या हो गए, ये क्या हो गए, या तो इसमें आ गए,
रगड़ने से, या ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि इससे निकल करके इसमें आ गए, बल तो मिल रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये कैसा होगा? माइनस टाइप से चार्ज हो जाएगा। चार्ज माइनस टाइप से होगा? नहीं, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, है ना। सब बराबर रहते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन भी रहते हैं। एक अगर निकला तो किसका बोलबाला हो गया मोहल्ले में? इलेक्ट्रॉन का, है ना। उसमें गया तो अधिकता उसकी हो गई तो वहां हो गया, लेकिन इसमें तो कमी हो गई ना, इसमें तो कमी हो गई, तो इसमें किसका बोलबाला? प्रोटॉन का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पूरा ही ये एक जो परमाणु है वो धनात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इससे इसका पूरा पदार्थ क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। रगड़े टुकड़े को जब ये माइनस वाले हैं, इनमें माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, जब दोनों को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को चपक जाएंगे, आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने आवेश को और अच्छे से समझ लिया। अब क्या बचता है? ये बल। अभी तक हम ये बल जो है कैसे लगा रहे थे? बालों से कंघी को रगड़ कर ये बल लगा रहे थे। ठीक है, एक चीज और देखते चलिए हम। इस आवेश के कारण ये जो भी आवेश था, रगड़े, मान लीजिए ये कांच की छड़ थी, है ना, कांच की छड़ थी, इसको रगड़ा गया है रेशम के कपड़े से, तो भी इसमें माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, रेशम के कपड़े में प्लस आ जाता है ना। ये आ गया आपका रेशम का कपड़ा, ये रेशम का कपड़ा। ठीक है, ये हो गई माइनस टाइप से, ये हो गया प्लस टाइप से चार्ज। तो ये हमको प्लस माइनस जैसे बैटरी में मिलता है, मिल गया, लेकिन क्या हम इसका व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं? क्या ये तारों में बह सकती है? नहीं बह सकती ना। जब ये तारों में नहीं बह सकती, लगभग स्थिर है यहाँ की यहाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्थिर विद्युत। एक और चीज कवर हो गई आपकी टॉपिक, क्या? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। ठीक है, और एक होता है गतिशील विद्युत। अब उसको आगे देखते हैं। ठीक है, गतिशील विद्युत को आगे देखते हैं। क्या होती है गतिशील विद्युत? जो कि तारों में बह जाए, है ना, जिसका हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर पाए। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब चला पाए तो हमारे काम की है। ये तो किसी काम की नहीं है, स्टैटिक विद्युत है। ठीक है, यानी कि स्थिर विद्युत, स्थिर है। आवेश जान गए, इलेक्ट्रॉन जान गए, प्रोटॉन जान गए, सब चीजें आपने जान ली। बस उस बल को पकड़ के चलो कि वो बल क्या, ठीक है, कौन सा बल है वो आप देखो, उसकी पहचान करो। तो देखो यहां पर एक हमने ले लिया है पाइप, ठीक है, यहां पे कहीं मोटर लगा दी, ठीक, ये भरा है पानी से। अब होगा क्या पानी अपने आप यहां गिरने लगेगा पाइप में से? नहीं गिरेगा, मोटर को चालू करना पड़ेगा। मोटर क्या करेगी? एक बल लगाएगी, ऊपर की ओर बल लगाएगी, खींचेगी, बल लगाई ना, तब पानी यहां से यहां गिरने लगेगा। तो इस पाइप को तुम मान लो वायर या चालक, कुछ भी, ठीक है, और क्या मान लो, और क्या मान सकते हो? ये जो पानी है इसको आप मान लो करंट। ये क्या है? करंट। और अब ये मोटर जो बल लगा रही है ना, कुछ ना कुछ तो बल चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। वो अपना ठीक है भाई वहीं पे खड़ा है, लेकिन हम कुछ बल लगा करके उसको भेज दिए कि जाओ आगे जाओ, तो एक से दूसरे से तीसरे में आगे बढ़ता रहा। इस तरीके से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। अब कैसे हुई और अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि इस बल का नाम हम ले लेते हैं वोल्ट। क्या ले लेते हैं? नहीं, क्योंकि वोल्ट क्या है? इसकी इकाई। उस बल को हम लोग कहेंगे ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल, जो विद्युत को लेकर के जाता है, विद्युत वाहक बल।
ठीक है, विद्युत वाहक बल तो विद्युत को लेकर के जाएगा। तो जिस तरीके से हम मोटर को चालू करेंगे तो ये पानी यहाँ जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। इसी तरीके से एक तार के अंदर यह सर्किट में ऐसा ही होता है, ये करंट जो है पानी की तरह होता है कि है तो पर निकलेगा नहीं। जैसे तारों में भाई परमाणु तो है, उसमें है इलेक्ट्रॉन्स है पर निकलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बल की आवश्यकता होगी। तो हम लागू क्या करेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यह विद्युत वाहक बल जब लागू करेंगे इस मोटर की तरह कि जब मोटर चालू होगी उसी तरीके से, तो यह पानी आगे बढ़ने लगेगा और जाकर के गिरने लगेगा। उसी तरीके से करंट भी आगे बढ़ने लगेगा और जाकर के जहां पे हमको चाहिए वहां जमा हो जाएगा। ये हमारा बल्ब जलाएगा, ट्यूबलाइट जलाएगा, जो भी जलाएगा। अब ये मान लो कि यहाँ पे कोई कचरा फंस जाता है, तो क्या पानी उतना जाएगा? नहीं जाएगा, पानी कम जाएगा। तो इस कचरे को हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मान लेते हैं, बोल देते हैं क्या है ये, प्रतिरोध, जो कि हर एक पदार्थ के अंदर होता ही है। भाई आप यदि एल्युमिनियम की तार यूज करोगे तो कम करंट फ्लो होता है, इसलिए आप कहते हो कि तांबा की तार डालो, कॉपर की डालो, अच्छी होगी। और अगर वहीं आप लोहे की यानी किसकी, आयरन की यूज करते हो, जीआई यूज करते हो, तो भी करंट कम आता है। क्योंकि हर पदार्थ की प्रकृति होती है कि उसमें उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, खुद का प्रतिरोध होता है, जो कि उसके बहाव को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। उसी को हम लोग यहाँ पे जैसे कचरा फंस गया था, पानी कम बहेगा, इस तरीके से उसमें करंट कम बहेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, प्रतिरोध है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध है। एक वायर के अंदर ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि एक पानी के अंदर, पाइप के अंदर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इतना समझने के बाद आप ईएमएफ जान गए, आप प्रतिरोध जान गए और करंट जान गए। अब आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे इन्हीं तीनों की परिभाषा। आप जान तो गए होता क्या है, क्योंकि करंट कब तक नहीं है, जब तक ईएमएफ नहीं है तब तक करंट नहीं है, ठीक है ना, नहीं मिलेगा।